नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि इक्विटी मार्केट्स मतलब शेयर बाजार अक्सर गिरावट के बाद वापस क्यों उछलते हैं। हमारे पास बैरी रिथॉर्ड्स के विश्लेषण पर आधारित एक दिलचस्प लेख है। इसमें दावा किया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अर्थव्यवस्था को दिखाता नहीं, बल्कि उसे आप कह सकते हैं आकार देने वाली सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। हाँ, क्या ये सच है और क्या ये भारत के लिए भी उतना ही सही बैठता है? चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प दावा है। और जो सोर्स है वो बताता है कि कैसे यूएस इक्विटी मार्केट्स ने कई बार मतलब पॉलिसी डिसीजंस तक को प्रभावित किया है। अच्छा। हाँ, तो बात सिर्फ इकोनॉमी का आईना होने की नहीं है, बल्कि उसको बदलने वाले एक थर्मोस्टैट की तरह है। अच्छा। मतलब जब हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो वो हस्तक्षेप करवाता है। बिल्कुल। लेख में अमेरिका के 3 खास पलों का जिक्र भी है, जैसे 2008 जब लेमन ब्रदर्स संकट के बाद यूएस कांग्रेस ने पहले वो बेल आउट से इनकार कर दिया था। हाँ, तब मार्केट बुरी तरह गिरा था। बिल्कुल। और फिर कांग्रेस को अपना फैसला बदलना पड़ा और मार्केट संभल गया। फिर 2020 में जब महामारी आई और मार्केट 30% तक गिर गया। तब सरकार सीआरएस एक्ट ले आई, खरबों डॉलर, यूएस जीडीपी का लगभग 10% था वो। हाँ, और मार्केट ने क्या शानदार वापसी की थी। और फिर 2025 में भी जब ट्रम्प के टैरिफ से वो जो आयात शुल्क थे उनसे मार्केट गिरा। तो उनके वो कदम वापस लेते ही मार्केट 5 हफ्तों में ही उभर गया। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आप कह रहे थे, कि यही पैटर्न शायद अलग संदर्भ में पर हमें भारत में भी दिखता है। हाँ, बिल्कुल। सोर्स में भारत के उदाहरण भी हैं। हाँ, जैसे 2008 में जब वो वैश्विक संकट आया था, सेंसेक्स 21,000 से गिरकर सीधा 8,000 पर आ गया था और एफआईआईज मतलब विदेशी निवेशक वो पैसा निकाल रहे थे। हाँ, और तब सरकार और आरबीआई दोनों हरकत में आए। एक्साइज ड्यूटी कम की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया गया। आरबीआई ने रेपो रेट मतलब जिस दर पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं वो 9% से घटाकर सीधा 4.5% कर दिया। और सेबी ने भी वो सर्किट ब्रेकर्स जैसे कदम उठाए थे ना। हाँ, बिल्कुल। जो बाजार में एकदम तेज गिरावट को रोकने के लिए टेम्परेरी ट्रेडिंग रोक देते हैं। और नतीजा, मार्केट साल भर में ही करीब 80% वापस ऊपर आ गया। फिर वही कहानी 2020 में दोहराई गई। लॉकडाउन के दौरान सेंसेक्स फिर 20% गिरा। और इस बार सरकार का वो ऐतिहासिक स्टिमुलस पैकेज 20 लाख करोड़ का। हाँ, भारत की जीडीपी का लगभग 10%, मतलब अर्थव्यवस्था के 10वें हिस्से के बराबर। बिल्कुल। आरबीआई ने फिर से दरें घटाई और मार्केट ने नवंबर आते आते अपनी सारी गिरावट पूरी कर ली। और हाल ही में 2025 में फिर से टैरिफ और सेंटिमेंट मतलब बाजार के मिजाज की वजह से गिरावट आई, एफआईआईज फिर निकले। लेकिन इस बार देखिए, कोई बहुत बड़ा स्टिमुलस नहीं आया। फिर भी सेबी की निगरानी, एफआईआईज की वापसी और खास तौर पर डीआईआईज यानी हमारे घरेलू निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स। हाँ, उनकी तरफ से काफी पैसा आया। हाँ, 2.3 लाख करोड़ की जबरदस्त खरीदारी, उससे मार्केट संभल गया। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ये सरकारें या पूरा सिस्टम ये हरकत में आता ही क्यों है बार बार। देखिए, सोर्स इसे मार्केट सेंटिमेंट और विश्वास से जोड़ता है। डैनियल kahneman के विचारों का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि मार्केट एक तरह से एक कहानी है जो भीड़ बताती है। कहानी? कैसी कहानी? भविष्य के विकास और मुनाफे की कहानी। और जब ये कहानी टूटने लगती है तो लोगों का विश्वास डगमगाता है। अब सोचिए, भारत में ही लोगों का 461 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा पैसा वो इक्विटी से जुड़ा है। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, डीमैट अकाउंट्स। हाँ, बहुत बड़ी रकम है ये तो। बिल्कुल। तो जब बाजार बुरी तरह गिरता है तो ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, लोगों का भरोसा हिल जाता है। और इसका सीधा असर उनके खर्च करने पर, कंपनियों के निवेश करने पर और विदेशी भरोसे पर पड़ता है। अच्छा, तो मार्केट का गिरना एक तरह से सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। हाँ, आप कह सकते हैं। एक अलार्म बजने जैसा है। और जब अलार्म बहुत जोर से बजता है, जैसे 2008 या 2020 में बजा, तो कोई ना कोई उसे बंद करने आता ही है। इसीलिए सिस्टम इसे बचाने की कोशिश करता है। मार्केट सिर्फ अर्थव्यवस्था का नतीजा नहीं है, वो उसे आकार भी देता है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये हमेशा काम करता है? सोर्स में 2018 के आईएलएफएस संकट का जिक्र है या 2021-22 के कुछ टेक आईपीओज जैसे ज़ोमैटो, पेटीएम, नाइका, वहां गिरावट के बाद वैसी सरकारी प्रतिक्रिया या वैसी तेज रिकवरी नहीं दिखी थी। सही सवाल है। वो मामले शायद उतने बड़े सिस्टमिक रिस्क नहीं थे। मतलब ऐसा खतरा जो पूरे वित्तीय सिस्टम को ही गिरा दे, वैसा नहीं था शायद। अच्छा। हाँ, जब खतरा कुछ कंपनियों या सेक्टर्स तक ही सीमित हो तो शायद पूरे सिस्टम को बचाने वाली प्रतिक्रिया ना हो।
लेकिन जब लाखों करोड़ का मार्केट कैप मतलब सभी लिस्टेड कंपनियों का कुल मूल्य दांव पर लगता है तो प्रतिक्रिया अक्सर तेज होती है। एक चीज और, क्या पूरा मार्केट एक साथ चलता है? मतलब अगर इंडेक्स जैसे सेंसेक्स वापस आ भी जाए तो क्या इसका मतलब है कि हर शेयर, हर निवेश उभर जाता है? यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इंडेक्स और पोर्टफोलियो में फर्क होता है। 2008 और 2020 में सेंसेक्स गिरा, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स वो तो और भी ज्यादा गिरे थे। हाँ, वो तो होता है। और टाइमिंग भी बहुत मायने रखती है। सोर्स के अनुसार 2005 से अगर किसी ने सिर्फ बाय एंड होल्ड किया, मतलब शेयर खरीदकर लंबे समय तक रखा, तो उसे 14% CAGR मतलब सालाना औसत बढ़ोतरी से करीब 14 गुना रिटर्न मिला। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने 2007 के टॉप पर बेचकर 2008 के बॉटम पर खरीदा होता तो रिटर्न 30 गुना होता, और 2020 की गिरावट से ठीक पहले बेचकर बाद में खरीदा होता तो 50 गुना से भी ज्यादा। अरे वाह! तो कहने का मतलब है कि रिस्क मैनेजमेंट और सही स्टॉक चुनना ये भी उतना ही जरूरी है। हर स्टॉक इंडेक्स के साथ वापस नहीं आता। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि इक्विटी मार्केट्स में गिरावट के बाद अक्सर वापसी होती है, और ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें इंसानी भरोसा, उम्मीदें और अक्सर, जैसा हमने देखा, सिस्टम का हस्तक्षेप भी शामिल होता है। जैसा कि बैरी रिथोल्ड्स कहते हैं, हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ मार्केट सरप्राइज्ड। बिल्कुल, मतलब जब उम्मीदें टूटती हैं तो मार्केट का सेंटिमेंट बहुत तेजी से और कह सकते हैं उग्र रूप से बदलता है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में जब कोई और बड़ा अनपेक्षित झटका लगेगा तो मार्केट और उसे संभालने वाले सिस्टम की ये वापसी करने की क्षमता, ये रेजिलियंस, वो कितनी मजबूत साबित होगी। ये सवाल वाकई सोचने वाला है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।